पंखा कम कर दो, ये मेरे कागज उड़ रहे हैं। प्रणाम करता हूँ आप सबको, अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भोपाल से मैं दिनेश प्रभात आपके सामने उपस्थित हूँ। कला भारती संस्था या ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया है। बहुत आदर और डॉक्टर देश के गीतकार हैं, नवगीतकार हैं, सुंदर व्यक्तित्व के धनी हैं और हम सबके प्यारे और दुलारे हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत दिल से मुझे याद किया आपके बीच में, और बड़ा आग्रह था उनका कि मैं रचना पाठ के लिए आपके सामने आऊँ, और बहुत विनम्र आग्रह पर मैं आप सबके सामने बीच में उपस्थित हूँ। रचना पाठ का जहाँ सवाल है, गीतकार के रूप में जाना जाता हूँ, प्रेम और श्रृंगार के गीत के रूप में मैं जाना जाता हूँ। ये बात सच है कि मेरी कलम सब विषयों पर बराबर चलती है, चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारी सामाजिक स्थितियाँ हों, प्रकृति हो, खेत हो, खलिहान हो। लेकिन एक पहचान बन गई है मेरे सामने श्रृंगार रस के कवि की, प्रकृति प्रेमी कवि की। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरा जो पूरा रूप है, जो असली मेरा चेहरा है मेरे रचनाकार का, मेरे गीतकार का, वो आपके सामने आए। आगे बढ़ने के पहले सब लोग आ गए हैं। संस्कार भारती, कला भारती का नाम मेरे सामने है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वो अगर याद नहीं करते तो मैं आज आपके बीच में नहीं होता। डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान जो मेरे मित्र भी हैं और आज मेरी मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। कविता सक्सेना मुझे दिख रही हैं, हमारे शुजालपुर की बहुत बढ़िया रचनाकार हैं, वो बैठी हुई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। शकुंतला सुरभि भिंड का एक बहुत सम्मानजनक नाम है, वो भी मुझे दिख रही हैं। और मुझे ये भी पता है कि यह पृष्ठ देश का बहुत लोकप्रिय पृष्ठ है। जितनी छवि हमारे अवनीश सिंह चौहान जी की है, उनकी जो लोकप्रियता है वो आज कई लोगों को इस पृष्ठ के ऊपर खींच कर लाने वाली है। दिनकर पाठक नौजवान कवि है, हमारे देश का उभरता हुआ कवि है, विंध्य का होनहार रचनाकार है, वो मेरे सामने आ गए हैं। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। धीरे धीरे सारे लोग जुड़ते जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि जितने भी लोग जुड़े हैं मैं उनका सबका नाम ले पाऊँ, या लेना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे रचना पाठ के लिए आपने याद किया है। श्रोता सब कुछ हमारे लिए है, हमारे देवता, हमारे भगवान, हमको प्रेरणा देने वाले, ये सारे के सारे लोग हैं। मैं नतमस्तक होकर उनका अभिवादन करता हूँ। बीच में कुछ लोगों को याद करता जाऊँगा, लेकिन ये नहीं सोचे कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि मैं सभी को जानता भी नहीं हूँ। दिखने में भी ये जो नाम चले जाते हैं, लेकिन उन सबकी महत्वपूर्ण उपस्थिति मेरे रचना पाठ को सार्थक बनाएगी। इसलिए एक बार फिर मैं आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आइए रचना पाठ की ओर चलता हूँ। मैंने अपने रचना पाठ को 3 हिस्सों में बांधा है। पहला मुक्तक, दूसरा गीत और तीसरी गज़ल। अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन इस संकट काल की स्थिति में, इस तनाव की स्थिति में मैं कोशिश करूंगा कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, बरसात के मौसम की तरह आप खिलखिलाएं। ये मेरा एक प्रयास होगा। और पहली 4 पंक्तियां मैं शुरुआत करता हूँ। ये 4 पंक्तियां मैं भाई डॉक्टर अवनीश सिंह चौहान को समर्पित करता हूँ। उन्होंने अगर आमंत्रण नहीं दिया होता तो मैं आपके बीच में नहीं होता। इसलिए कृतज्ञता की ये 4 पंक्तियां उनकी झोली में मैं डाल रहा हूँ।
कि बुलाया प्यार से तुमने तो सर के बल चलाया, कि बुलाया प्यार से तुमने तो सर के बल चला आया, और सुहानी झील की हर छोड़कर हलचल चला आया। बता दो सिर्फ इतना, किस जगह पानी बरसना है, मैं अपने ओंठ पर लेकर यहाँ बादल चलाया, मैं अपने ओंठ पर लेकर यहाँ बादल चलाया। वीरेंद्र आस्तिक जी मेरे बड़े भाई यहाँ पर बैठे हैं, मधु प्रधान जी बैठी हुई हैं, और भी बहुत सारे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बढ़िया से बढ़िया रचनाकार इससे जुड़ रहे हैं। तो इन पंक्तियों के बाद आइए मैं फिर मुक्तकों का सिलसिला शुरू करता हूँ। और मुझे ये डर हमेशा बना रहता है, और जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तब मैं पढ़ता हूँ, तब मुझे ये मालूम पड़ता है कि मेरे इस मुक्तक के लिए मुझे बार बार याद किया जा रहा है। मुझ पर आग्रह आए उसके पहले मैं सुना देता हूँ, फिर हम अलग रंग में चलेंगे, बारिश के मौसम में चलेंगे, भीगती हुई धरती के पास आएंगे, लहलहाते हुए तालाब के पास, छलकते हुए कुएं के पास, पूरी प्रकृति से मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। मुक्तक पढ़ रहा हूँ, पूरे देश में जाना जाता है, आप लोगों की जबान पर रटा हुआ है कि आए आए हैं तो काटेंगे ये रात तुम्हारी बस्ती में। मैं आपके शहर में नहीं हूँ, मैं अपने घर में हूँ, अपने कमरे में हूँ, लेकिन श्रोताओं से जुड़ने का जो सीधा सीधा मेरा मतलब होता है वो इस मुक्तक में पूरी तरह झलकता है कि आए हैं तो काटेंगे ये रात तुम्हारी बस्ती में, वो चाहोगे तो कर लेंगे तो बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सूने आंगन में यदि आज घटा बन छाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग सुन रहे हैं। प्रवीण सैनी जी मुझे दिख रहे हैं, अवनीश जी तो मेरे ख्याल से आखिर तक दिखेंगे, प्रमुखता के साथ दिखेंगे। मैं फिर उनका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ता हूँ, और आइए फिर एक मुक्तक आपके सामने लाता हूँ कि ये घटाएं शौक हैं पागल नहीं हैं, कि ये घटाएं शौक हैं पागल नहीं है, और व्योम में बिगड़ेल सब बादल नहीं है। कि ये घटाएं शौक हैं पागल नहीं हैं, और व्योम में बिगड़ेल सब बादल नहीं हैं, और ये हवा आखिर बेचारी करेगी, आपके बस में अगर आंचल नहीं है, आपके बस में अगर आंचल नहीं है। हमारे भी कर्तव्य होते हैं बहुत कुछ, हम दूसरों पर ही निर्भर होंगे, उनको ही दोष देंगे तो इससे बात बनने वाली नहीं है। आइए फिर बात करता हूँ कि यह घटा फिर से शरारत पर उतर आई, कि ये घटा फिर से शरारत पर उतर आई, और पेड़ पौधे घर इमारत पर उतर आई, और एक विरही मन बेचारा और क्या करता, उसकी सारी वेदना खत पर उतर आई, उसकी सारी वेदना खत पर उतर आई। दिनकर पाठक, सुफलता त्रिपाठी का नाम मेरे सामने चमक रहा है, मैं बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और आइए मैं फिर मुस्तकों से जोड़ता हूँ आपको कि दिल को कोरी किताब लिखते हो, कि दिल को कोरी किताब लिखते हो, और तुम भी क्या लाजवाब लिखते हो, सारे पन्ने भरे हुए दिखते, इन दिनों क्या हिसाब लिखती हो, इन दिनों क्या हिसाब लिखते हो। कि दिल को कोरी किताब लिखते हो, तुम भी क्या लाजवाब लिखते हो, सारे पन्ने भरे हुए दिखते, इन दिनों क्या हिसाब लिखते हो। बहुत प्रशंसा मिल रही है, बहुत खूब लिखा जा रहा है, बहुत खूब। सर लिख रहे हैं, अवनीश सिंह चौहान खुद सर हैं, मुझे सर लिख रहे हैं, मैं नहीं हूँ सर, लेकिन आपकी उदारता के प्रति बहुत नमन करता हूँ मैं आपको। ये मेरा एक मुक्तक है, मैंने अभी कुछ 2 3 4 दिन पहले डाला था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो फेसबुक पर इतना लोकप्रिय होगा, उसको हमारे घर की महिलाएं इतना पसंद करेंगी, पुरुष इतना पसंद करेंगे।
हालांकि पुरुष के लिए थोड़ा सा ये कुछ झटके वाला जरूर था, लेकिन मुझे जिस तरह से हमारी नारी वर्ग ने, हमारी महिला वर्ग ने, हमारी गृहिणी वर्ग ने उसको पसंद किया, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए कि रोटियां दोगे तभी तो गाय आएगी। देखिए हम लोग कमरे में बंद है, लॉकडाउन में बंद हैं। बहुत से पति तो हाथ बटाने लगे हैं अपनी पत्नियों के, लेकिन उनको भी कुछ मिलने की आशा होती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि रोटियां दोगे तभी तो गाय आएगी, और खूब संवरोगे तभी तो हाय आएगी। हाय को हमारे यहाँ बोलते हैं हाय लग गई, यानी कि नजर लग गई। इस बात को याद रखिए कि रोटियां दोगे तभी तो गाय आएगी, और खूब संवरोगे तभी तो हाय आएगी, और हाँ करोगे, जी करोगे बैठते उठते, तो यार बिस्तर पर तभी तो चाय आएगी, यार बिस्तर पर तभी तो चाय आएगी। देखिए आप अकड़ कर कुछ भी नहीं पा सकते, घमंडी बनकर कुछ नहीं पा सकते। जितना आप विनम्र बनेंगे, जितना उदार बनेंगे, उतना सब कुछ आपकी झोली में आएगा। तो देखिए मुझे शकुन सक्सेना दिख रही हैं, मधु प्रधान जी तो हैं ही, संस्कार भारती मेरे सामने है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ता चलता हूँ, और आइए 4 पंक्तियाँ फिर डाल रहा हूँ। आप सब लोग प्रिय लोग हैं, मुझे चाहने वाले लोग हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी, जो जानते हैं वो भी। आइए मैं पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि मौसमो पुरवाइयों में तुम घुले हो, कि मौसमों पुरवाइयों में तुम घुले हो, वो सावनी बादल सरीखे चुलबुले हो, और मैं फुहारों से गुहारें कर रहा हूँ, और तुले हो, और तुम बस याद आने पर तुले हो। सुरभि जी बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। बाबा संजीव आकांक्षी, बहुत प्यारा नाम है, लंबा जरूर है, लेकिन मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और ये पंक्तियाँ और आपके सामने पढ़ता हूँ कि मुझे पता है आप बड़े हैं, मेहरबानी कर देंगे, कि मुझे पता है आप बड़े हैं, मेहरबानी कर देंगे, वो गले लगाकर मेरे मन को थाने थाने, और मेरे गीतों का बादलपन अभी किसी को पता नहीं, बरस को पानी पानी कर देंगे, बरस गए तो इस बस्ती को पानी पानी कर देंगे। मैंने गले लगाकर बात करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे पता है कि आजकल दूर से नमस्ते करिए, दूर रहिए, डिस्टेंस का पालन करिए। तो मेरे ख्याल से ये पंक्तियाँ बहुत बाद में लागू होंगी, लेकिन चूंकि मेरे और 4 पंक्तियाँ और देखें। ये मेरा अपना चरित्र है, कभी मंच पर मैं जाता हूँ तो ये पंक्तियाँ भी मैं बहुत शिद्दत के साथ पढ़ता हूँ। आपके सामने भी पढ़ रहा हूँ। कोई वजनदार पंक्तियाँ नहीं हैं, इनमें कोई साहित्य छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गीतकार का एक स्वाभिमान है, मेरा अपना स्वाभिमान है। 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि किसी को जोर देकर हम कभी राजी नहीं करते, किसी को जोर देकर हम कभी राजी नहीं करते, लफवा पंच हम पर नाच करता है, किसी के नहीं करते, किसी के सामने हम चुटकुलेबाजी नहीं करते। मित्रों, गीतों को जीने वाला ये आयोजन है। डॉक्टर उनीश सिंह चौहान खुद एक बहुत सशक्त नवगीतकार हैं, छंदों से जुड़े हैं, लय से, और इस धरती पर से जिस दिन ये लय ताल छंद गीत संगीत खत्म हो जाएगा, उस धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हमें यह भरोसा है कि हमारी प्रकृति कभी भी इसको नष्ट नहीं होने देगी, इसको खत्म नहीं होने देगी। और हमारे मंच पर आप अक्सर देखते हैं, आप सुनाएं या नहीं सुनाएं, पढ़ें या नहीं पढ़ें, आएं या जाएं, लेकिन ये जो तालियां होती हैं ना, इसकी मांग में कभी कमी नहीं होती। कोई आपत्ति नहीं है
तालियां मांगी जा सकती हैं, लेकिन मेरा अगर बढ़िया रचना पढ़ेंगे, बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, तो ठंड के दिनों में भी यदि किसी के हाथ जेब में हैं तो वो भी बाहर निकल कर करतल ध्वनियों से आपको स्वागत करेंगे। मैं 4 पंक्तियां अपने स्वभाव की पढ़ रहा हूँ कि सफर में फालतू का बोझ हम टांगा नहीं करते, कि सफर में फालतू का बोझ हम टांगा नहीं करते, और जरा सी दूर चलने के लिए तांगा नहीं करते, और हमारा काम केवल आपके दिल में उतरना है। और कभी भोपाल वाले तालियां मांगा नहीं करते, कभी भोपाल वाले तालियां मांगा नहीं करते। हमारा ये स्वभाव है, हम तालों के शहर में रहते हैं, तालियों की हमारे यहाँ पर कमी नहीं है। कोई उन तालियों की हंसी उड़ा सकता है, लेकिन साहित्यिक आयोजनों में जो हमें तालियां मिलती हैं वो हमारी धरोहर है, हमारी पूंजी है। आइए फिर 4 पंक्तियां पढ़कर मैं तरन्नुम में मुक्तक पढ़ूंगा कि मुझे आवाज दी तुमने, तुम्हारे द्वार पर हूं मैं। आप सबकी झोली में डालता हूं कि मुझे आवाज दी तुमने, तुम्हारे द्वार पर हूं मैं। अभी दुनिया बहुत छोटी, कुतुब मीनार पर हूं मैं। हवा से बोल दो, अभी चुपचाप ही रखे। अभी है जिंदगी घुंघरू, अभी झंकार पर हूं मैं। अभी है जिंदगी घुंघरू। आइए कुछ मुक्तक अब आपको तरन्नुम में। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद आता है, मुझे पता नहीं है या मुझे दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। और एक आयोजन में जब मैं लाइव पर था तो उसके बाद में उसमें बड़ी प्यारी सी शिकायत थी कि एकादशी वाला मुक्तक जरूर पढ़ना। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं ये नाम पढ़ नहीं पाता हूँ, दूर का चश्मा है, पास का अगर निकाल देता हूँ तो बिल्कुल नहीं दिखता, और जब लगाता हूँ तो दूर का ज़्यादा साफ दिखता है, लेकिन जहाँ मोबाइल रखा होता है वहाँ दिखने में दिक्कत होती है। आज मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वीरेंद्र आस्तिक जी दिख रहे हैं, मैं उनका बहुत, तो मैं ये मुक्तक जरूर पढ़ना चाहता हूँ ताकि वो कभी ये शिकायत नहीं करें कि आप उसको क्यों नहीं पढ़ते। पढ़ रहा हूं, नींद में रस्सा कशी है, कि जागरण में नींद में रस्सा कशी, और कौन क्या हम नशी है। और सितारों दो घड़ी अवकाश ले लो, आज मेरे प्यार की एकादशी है, आज मेरे प्यार की एकादशी है। तो इस एकादशी के मुक्तक के बाद आइए मैं कुछ तरन्नुम में आपके सामने आ रहा हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं कहीं ऐसा नहीं कि ये बोझिल वातावरण हो जाए और आप कहें कि एक गीतकार पढ़े जा रहा है। आइए मैं कुछ मुक्तक पढ़ता हूँ आपके सामने। कि दर्द की नाब्ज जान ली हमने, कि दर्द की नाब्ज जान ली हमने, और वक्त की बात मान ली हमने। ओ प्यार के पंख क्या दिए तुमने, और व्योम छूने की ठान ली हमने। ओ प्यारू के पंख क्या दिए तुमने, और व्योम छूने की ठान ली हमने। एक बार फिर अवनीश चौहान जी का, शकुंतला सुरभि जी का, सुफलता त्रिपाठी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत गौर से सुन रहे हैं, बहुत प्रशंसा व्यक्त कर रहे हैं। आइए मैं फिर एक मुक्तक के साथ कि आप जब संग संग होते हैं, कि आप जब संग संग होते हैं, और एक एक पल पतंग होते हैं। ओ आप पायल से जब खनकते हैं, और स्वर मेरे जल तरंग होते हैं, और स्वर मेरे जल
तरंग होते हैं। शकुंतला सुरभि जी कह रही हैं, वाह वाह। करता हूँ, वो मेरी पसंदीदा रचनाकार भी हैं और मुझे भी बहुत पसंद करती हैं। बरसों पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी सबलगढ़ में। ईश्वर ने उसके बाद मौका नहीं दिया। मैं एक बार फिर उनका बहुत ज़्यादा कृतार्थ हूँ। और आइए फिर एक सा दिन पहाड़ होता है, वो फूल सा दिन पहाड़ होता है, और रोज सावन आषाढ़ होता है, और वो आप जितनी नजर चुराते हैं, और प्रेम उतना प्रगाढ़ होता है, जितनी नजर चुराते हैं, वो प्रेम उतना प्रगाढ़ होता है। मित्रों, मैं बहुत शिद्दत के साथ, बहुत विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि एक रचनाकार जो बहुत जागरूक होता है, समाज के प्रति जिसकी जिम्मेदारी होती है, देश के प्रति जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी कलम को कहीं एकांगी नहीं बनाता, उसमें बहुत विस्तार होता है। मैं भी लिखता हूँ, पूरे देश के ऊपर लिखता हूँ, समाज के ऊपर लिखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आज जैसी स्थिति है, आदमी जितना तनाव में जी रहा है, जितना मुश्किल घड़ियों में जी रहा है, अगर मैं उन रचनाओं की ओर लौटता हूँ जिसमें समाज की जीवंतता है, परेशानी है, गरीबी है, भ्रष्टाचारी है, और भी बहुत सारे दुख तकलीफ हैं, तो मैं वही तनाव देकर जिसको आप जी रहे हैं, अपनी रचनाओं को उसका अपराधी बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उस तनाव से आपको मुक्ति मिले, उससे आपको छुटकारा मिले। इसीलिए मैं प्रकृति के माध्यम से, और भी ये जो हमारे खेत खलिहानों के माध्यम से, प्यार के माध्यम से आपको उससे छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस रचना पाठ को बोझिल बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। मेरा जो मूल सौंदर्य का, श्रृंगार का, प्रेम का जो पक्ष है, उसे लाने की कोशिश करूंगा। आइए मैं फिर आपके सामने एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ कि यातनाएं अगर नहीं होती, और यातनाएं अगर नहीं होती, और साधनाएं अगर नहीं होती, वो आज होठों से फूल क्यों झरते, और भावनाएं अगर नहीं होती, और आज होठों से फूल क्यों झरते, और भावनाएं अगर नहीं होती। देखिए, हम अपने कमरों में रुके हुए पड़ोसियों से भी नहीं मिल सकते, शहर में, शहर की गलियों में जाना तो बहुत बड़ी बात है। आइए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। ये घुटन, ये तनाव क्यों होता, और ये घुटन, ये तनाव क्यों होता, और मन सुलगता अलाव क्यों होता, और आप बसते नहीं जो आँखों में, और आप बसते नहीं जो आँखों में, और जिंदगी से लगाव क्यों होता, और जिंदगी से लगाव क्यों होता। और ये भी देख लें, मुंबई में कहीं बाढ़ आ रही है, मुजफ्फरपुर डूब रहा है, और भी शहरों की खबरें आती है, हम टीवी पर देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि बहुत सूखा भी पड़ रहा है। कहीं खेतों की यही स्थिति है, खलिहानों की यही स्थिति है। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ,
वहाँ से बात उठाता हूँ। महानगर में रहता हूँ तो यहाँ की बातें भी आती हैं। 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ आपके कि घाट प्यासे हैं, झील प्यासी है, कि घाट प्यासे हैं, झील प्यासी है, और खेत की में दासी, और मेघवा कर भटक गया होगा, और बेचारा गांव का निवासी है, और मेघवा भटक गया होगा, और बेचारा गांव का निवासी है। देखिए, बहुत खूबसूरत नाम मुझे दिख रहा है, विजय लक्ष्मी संवेदना। बिंदी की क्या, हमारे पूरे देश की। मैंने एक अपनी गज़ल में कल पंक्ति डाली है, उसमें मैंने बघेली बोली का है जो मतलब प्रशंसा की है, और उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ मुझसे टिप्पणी में ये लिखा है कि मुझे गर्व है कि मैं बिंदी की धरती की पुत्री हूँ और बघेली मेरी बोली है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत प्यार से वे मेरी रचना सुन रही हैं, और उसके बाद में मेरे अग्रज देश के बड़े गीतकार आदरणीय मयंक श्रीवास्तव जी भी मेरे सामने हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों से भोपाल में पता नहीं अभी है या नहीं है, लेकिन बेटे के पास पूना में थे। लॉकडाउन ने जो जहाँ था वहीं पर उसको रोक दिया पूरी तरह से। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, और आइए मैं फिर आगे बढ़ता हूँ आपके सामने। कि गीत आधे कहाँ तलक गाते, और गीत आधे कहाँ तलक गाते, और सांस साधे कहाँ तलक गाते, और आप मुड़ मुड़ के गर नहीं हंसते, और राधे राधे कहाँ तलक गाते, और राधे राधे कहाँ तलक गाते। और ये भी देख लें कि रोज से होती है, और रोज झिलमिल से बात होती है, और रोज ही तम की बात होती है, और रोज खिलता है चांद कमरे में, और रोज पूनम की रात होती है, और रोज पूनम की रात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुक्तक का ये सिलसिला अब यहीं पर विराम देता हूँ। आधा घंटा हो गया है, और जो बाकी का जो हिस्सा बचता है मैं गीत और गज़लों के नाम करता हूँ। इसमें आपको मैं थोड़ी सी अलग अलग झलक दिखाने की कोशिश करूँगा गीतों में। देखिए, पता नहीं, कभी कभी ऐसी रचना होती है जो हम लिखते हैं वर्तमान संदर्भ में, लेकिन लागू वो बरसों के बाद होती है। एक गीत है मेरा, वो मैंने लिखा था शरद पूर्णिमा पे। शरद शरद पूर्णिमा पे आपको मालूम है कि चांद कितना प्यारा होता है। उस पर मेरी कलम चली थी, लेकिन आज जब सालों के बाद हमारा देश लॉकडाउन से गुजर रहा है, जब आदमी अपनी धरती से परेशान है, अपने शहर गांव से परेशान है, पूरी हवा में जब जहर घुला हुआ है, ऐसे मौके पे हर व्यक्ति का ये मन करता है कि किसी तरह से इस धरती से छुटकारा लिया जाए, यहाँ से मुक्ति पाकर एक अच्छे वातावरण में चला जाए। ऐसे मौके पर हमें आसमान का चांद याद आता है।
तो मैंने एक कल्पना यही की है कि हम यहाँ से निकलकर वहाँ पर जाएं, एक अच्छे माहौल में जाएं, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे। आइए एक इसी चीज को आप देखें कि ये कुछ सालों पहले लिखा हुआ गीत आज किस तरह से लागू हो रहा है। पढ़ रहा हूँ आपके सामने, देखिए। ऐसा लगेगा जैसे कोई बच्चा गीत लिख रहा है जो चांद की मांग करता है कि पंख नहीं है पास हमारे, कि पंख नहीं है पास हमारे, और छोटे छोटे पाँव, और पंख नहीं है पास हमारे, और छोटे छोटे पाँव, और कैसे पहुँचे कैसे आए चंदा तेरे गाँव, और कैसे पहुँचे कैसे आए चंदा तेरे गाँव, और पंख नहीं है पास हमारे, और छोटे छोटे पाँव, और कैसे पहुँचे कैसे आए चंदा तेरे। कि बतियाने को मन करता है, और बतियाने को मन करता है, और हथियाने को मन करता है, और बतियाने को मन करता है। अभय जैन जी बैठ गए हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं, भोपाल में सबसे प्यारे और सबसे बड़े, उनका स्वागत करता हूँ। वो कह रहे थे कि मैं जुड़ नहीं पाता हूँ, कि उनको फलाने फलाने फ़ोन नंबर पर वो संपर्क करें। मैंने उनसे विनम्र आग्रह किया है कि ये रचनाकारों के लिए सूचना है कि वो अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस फ़ोन पर संपर्क करें, लेकिन श्रोताओं के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। मुझे वो दिख रहे हैं कि वो मुझे देख रहे हैं। डॉक्टर भावना हमारे देश की बहुत प्यारी गज़लकार हैं, बड़ा नाम उनका है। मुजफ्फरपुर पानी में डूबा हुआ है। मुझे पता नहीं है कि ऐसी बारिश के बीच में वो कहाँ बैठकर कैसे बैठकर मेरी रचनाएं सुन रही हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी पत्रिका गीत गागर की बहुत, और इसके बाद में कानपुर साहित्य अकादमी मुझे दिख रही है। मैं इनके प्रति भी, आइए मैं रचना पढ़ रहा हूँ कि बतियाने को मन करता है, और बतियाने को मन करता है, और हथियाने को मन करता है, और निष्फल लेकिन हो जाते हैं, और निष्फल लेकिन हो जाते हैं अपने सारे दांव, और कैसे पहुँचे कैसे आए चंदा तेरे गाँव, चंदा तेरे गाँव। और ये छंद देखें, बहुत बड़ा गीत नहीं है, दो दो छंदों का, मात्र 4-5 छंदों का गीत है। और सुंदरता के क्या कहने हैं, और सुंदरता के क्या कहने हैं, और तारे सब तेरे गहने हैं, और सुंदरता के क्या कहने हैं, और तारे सब तेरे गहने हैं, और तेरी जैसी मीठी होगी और पेड़ों की हर छाँव, और कैसे पहुँचे कैसे आए चंदा तेरे गाँव, और पंख नहीं है पास हमारे, और छोटे छोटे पाँव, और कैसे पहुँचे कैसे आए चंदा तेरे गाँव। और तीसरा बंदा देखिए, मुझे लगता है कि ये हमारी गृहिणियों को
हमारी बेटियों को जो चौके पे भी काम करती हैं उनको बहुत पसंद आएगा। अरे पूरा गांव रसीला होगा, सारी कल्पनाएं वहां की हैं, लेकिन हम धरती से बात कर रहे हैं। अरे सारा गांव रसीला होगा और खीर का एक पतीला होगा। अरे सारा गांव रसीला होगा और खीर का एक पतीला होगा। और कितनी हाय सुरीली होगी, और कितनी हाय सुरीली होगी वो कौवे की हर काम। और कैसे पहुँचे कैसे आए चंदा तेरे गाँव, चंदा तेरे गाँव। और ये गीत का चौथा यानी कि आखिरी बंद, ये थोड़ा सा हटकर है। अभी आसमान की बात कर रहे थे, चांद की बात कर रहे थे, लेकिन क्यों जानना चाहते हैं इस धरती पर ऐसा क्या है? आइए मैं दो पंक्तियों में पढ़ रहा हूँ। अरे छत के नीचे हम जलते हैं, और छत के नीचे हम जलते हैं, और अपनों को अपने छलते हैं। वो छत के नीचे हम जलते हैं और अपनों को अपने छलते हैं। और एक नहीं है इस धरती पर, एक नहीं है इस धरती पर जीने लायक ठाव। और कैसे पहुँचे कैसे आए चंदा तेरे गाँव। और पंख नहीं है पास हमारे, कि पंख नहीं है पास हमारे, और छोटे छोटे पाँव। और कैसे पहुँचे कैसे आए चंदा तेरे गाँव, और चंदा तेरे गाँव। चलिए, इस गीत को बहुत तन्मयता से आपने सुना। मेरे बड़े भाई, बहुत प्यारे नवगीतकार, बहुत प्यारे इंसान सौरभ पांडे, नैनी से शायद मेरे बीच ये मुझसे नैना लड़ा रहे हैं। बहुत प्रशंसक हैं, लिख रहे हैं वाह वाह कौवे की काँव। कौवे की काँव को भी वाह वाह मिल जाती है, बहुत बड़ी बात है, वरना तो लोग कोयल की आवाज़ की ही तारीफ करते हैं। और मेरे सामने मधु प्रधान जी हैं, उसके बाद में सत्येंद्र तिवारी, इनका देखना बड़ी बात है। घर से निकल नहीं पाते, लेकिन अपने घर में बैठे बैठे सबसे वो जुड़ते हैं, रोज़ सवेरे सबको अभिवादन करते हैं। मैं यहीं से उनको प्रणाम करता हूँ। और आइए मैं एक गीत और आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये गीत भी कुछ इसी तरह का है कि बरसों पहले मैंने इस गीत को लिखा, और लगता है कि हमारी रचनाएं किस तरह समय को परखती हैं, उसकी पहचान करती हैं, और वो कैसे उस समय लागू होता है। यही वो वाली बात है कि हम फिर आज अपने घरों में हैं, कहीं निकल नहीं सकते। मन होता है, अब ऊब गया है आदमी, ये भी चिंता नहीं करता है कि यार कोरोना होगा तो हो जाएगा, लेकिन हम अपने देश की संस्कृति को कैसे छोड़ें, गले मिलना कैसे छोड़ें, हाथ मिलाना कैसे छोड़ें, और क्या जीवन भर तो ऐसा हो नहीं सकता। आइए, ये भी एक लॉकडाउन का मेरा गीत है, बहुत प्यारा गीत है, श्रृंगार का गीत है, सौंदर्य का गीत है। और बैठे बैठे मैं आपको हमारे देश के पर्यटन स्थलों की सैर कराना चाहता हूँ, लेकिन इसका सैर कराने का ढंग अलग है। आइए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि यह गीत सबको पसंद आता है, आपको भी आएगा, क्योंकि देश के उन्हीं श्रोताओं में आप भी शुमार हैं। पढ़ रहा हूँ कि पाकर तुमको हुए हौसले, कि पाकर तुमको हुए हौसले,
अपने आज बुलंद कि पाकर तुमको हुए हौसले, अपने आज बुलंद ओ प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद कि पाकर तुमको हुए हौसले, अपने आज बुलंद ओ प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, एक रसीला छंद। और आइए छंद पढ़ता हूं कि बोल तुम्हारे मीठे जैसे गन्ने का एक खेत, कि बोल तुम्हारे मीठे जैसे गन्ने का एक खेत, और दांत दूधिया सागर तट पर जो चमकीली रेत, कि बोल तुम्हारे मीठे जैसे गन्ने का एक खेत, बोल तुम्हारे मीठे जैसे गन्ने का एक खेत, और दांत दूधिया सागर तट पर जो चमकीली रेत, ने एक चांद ने ली आंखें बंद, वो प्यार का गीत एक रसीला छंद, एक रसीला। और ये भी देखें, बरसों पहले कोई भी श्रृंगार रस में ऐसी कल्पनाएं कर सकता है। आज कहते हैं कि गीत में, नवगीत में नए ढंग से आप बात करेंगे, उसको नया गीत नवगीत कहा जाएगा। ये नए ढंग की कल्पना, नए ढंग के बिंब, मैं बरसों में, ये मेरी एक किताब 99 में आई थी। इसका मतलब यह है कि मैं उसको जो 90 के पहले लिख चुका था। इस गीत को मैंने पहली बार होशंगाबाद में सुनाया, नर्मदा नदी के किनारे नगर पालिका भवन में सुनाया। वो गीत आपके सामने पढ़ रहा हूँ, देखिए। 4 पंक्तियाँ कि आंखें ऊटी ओठ मसूरी और मनाली गाल, कि आंखें ऊटी ओठ मसूरी और मनाली गाल, कि आंखें ऊटी ओठ मसूरी और मनाली गाल, और सघन पचमढ़ी के जंगल से ये घुंघराले बाल, कि हंसी तुम्हारी और हंसी तुम्हारी जल प्रपात का देती है आनंद, ओ प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, कि पाकर तुमको हुए हौसले, अपने आज बुलंद, ओ प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद। और गीत का यह एक महत्वपूर्ण छंद, मैंने भले इसका नाम कर ली आंखें बंद या एक रसीला छंद लिखा हो, लेकिन इस छंद के एक शब्द के ऊपर ये पूरा गीत है जो जाना जाता है। लोग हंस के बोलते भी हैं, लेकिन चूंकि मैंने ये पर्यटन स्थलों से इसको जोड़कर लिखा है, इसलिए बहुत है जो शिद्दत के साथ मैं जो इसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कि देह तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, कि देह तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की, देह तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, और वक्षु पे जैसे डेरा डाले सांची के स्तूप,
कि देह तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, कि देह तुम्हारी उजली जैसे सुबह सुबह की धूप, और वक्ष पे जैसे डेरा डाले सांची के स्तूप, और कौन जिसे सामीप्य तुम्हारा, और कौन मी पे तुम्हारा आए नहीं पसंद, तो प्यार रसीला छंद, एक रसीला छंद। और ये चार पंक्तियां और आपके सामने, उसके बाद एक छंद और है, फिर आपको ले चलना चाहता हूँ, कहीं हरिद्वार घुमाना चाहता हूँ, कहीं आपको होशंगाबाद घुमाना चाहता हूँ। पंक्तियां देखें कि गंगा तट की याद दिलाते ये अधूरों के पाठ, कि गंगा तट की याद दिलाते ये अधूरों के पाठ, कि गंगा तट की याद दिलाते ये अधूरों के पाठ, और काला तिल नर्मदा किनारे जो सेठानी घाट, कि गंगा तट की याद दिलाते के पाठ, कि गंगा तट की याद दिलाते ये अधूरों के पाठ, और काला तिल नर्मदा किनारे जो सेठानी घाट, और हम तो इनके जन्म जन्म से रहे जरूरतमंद, वो प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, एक रसीला छंद। और ये गीत का आखिरी पंथ, कि धड़कन के स्वर हुए सुरे पल पल महकी सांस, कि धड़कन के स्वर हुए सुरीले पल पल महकी सांस, और चोरी चोरी आ बैठा है पलकों पर मधुमास, और तुम आए तो बिखर गया है जीवन में मकरंद, वो प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, कि पाकर तुमको हुए हो अपने आज बुलंद, वो प्यार तुम्हारा गीत का जैसे एक रसीला छंद, एक रसीला छंद। भाई धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, मैं बहुत गौर से आपको देख रहा हूँ, हमारे भोपाल का प्यारा, सबसे नौजवान और सबके दिलों में घर बनाने वाला ये गीतकार बहुत तेजी के साथ हमारे देश में आगे बढ़ रहा है, सबका दुलारा है, और वो समय निकालकर बीएचईएल की धरती पर नौकरी करके, जिसमें शिफ्टों में नौकरी चलती है, मैं बहुत बहुत स्नेह करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और भी मेरे सामने अभय जैन जी दिख ही रहे हैं, ये जब तक नहीं हटेंगे इतना पाठ नहीं हो जाएगा, मुझे पता है। बहुत से लोग कुछ यहाँ चले जाते हैं, कुछ वहाँ चले जाते हैं, लेकिन अभय जैन के ऊपर हम नहीं, पूरा भोपाल गर्व करता है। मैं उनका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। देखिए, ये मनी गुड़िया की कह रही हैं कि शानदार गीत सर, और फिर लिख रही हैं प्रणाम अपूर्वा। लगता है कि ये मनी गुड़िया की उन्होंने अपना नाम रख रखा है। बहुत स्नेहाशीष अपूर्वा। और आइए मैं एक, अब मैं गज़ल पर आता हूँ। मुझे ये पता है कि 10 मिनट का टाइम मेरे पास बचा हुआ है, और मन तो बहुत करता था, लेकिन ये गज़ल मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद मुझे
अपनी रचना को विराम देना पड़ेगा। ये इस रचना को भी बहुत सुनते हैं लोग, और चूंकि मौसम के अनुकूल है, अगर मैं भटकूंगा तो इधर उधर हो जाऊंगा, आपको भी थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। आइए मैं बरसात की एक गज़ल पढ़ता हूँ। मेरी ये किताब है झमाझम बारिश में। बहुत इच्छा थी हमारे नीरज जी की कि मैं उसके ऊपर कुछ लिखूं। मैंने बरसों पहले ये कह दिया था अपनी किताब में कि मैं अपनी किताब में भूमिका कभी नहीं लिखाऊंगा। जब ये कहता है, जिन्होंने मुझे ये उपनाम दिया है प्रेम से कि मैं भूमिका लिखूंगा, तो मैं घबरा, क्योंकि मैं मना कर चुका हूँ। लिखित में देने के बाद में उसी पर वापस आ जाना बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप भूमिका नहीं लिखें, उसके फ्लेप पर कुछ लिख दें। उन्होंने उसके ऊपर लिखा। मैंने वादा लिया था इसका लोकार्पण भी आप करेंगे। वो लोकार्पण करने के लिए आए, उनको ये पता नहीं था कि मैंने वो किताब नीरज जी को समर्पित कर दी है। जिस समय वो लोकार्पण कर रहे थे उस समय किताब का नाम भी झमाझम बारिश में था, और इतनी मूसलाधार बारिश बाहर हो रही थी कि हिंदी भवन के लोग इधर के बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर के हिंदी भवन में नहीं आ सकते थे। मैं अपनी वो गज़ल, उसकी शीर्षक गज़ल आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि अच्छा लगेगी आपको। बढ़िया। कि नदिया नाले पूर, कि नदिया नाले पूर झमाझम बारिश में, साजन तू क्यों दूर झमाझम बारिश में। ओ नदिया नाले पूर झमाझम बारिश में, दूर झमाझम बारिश में, झमाझम में। और पंक्तियों पे आ जाइए। तुझे नौकरी मुझे प्रेम की चिंता है, वो तुझे नौकरी मुझे प्रेम की चिंता है। कैसे हम मजबूर झमाझम बारिश में, ओ कैसे हम मजबूर झमाझम बारिश में। वो नदिया नाले पूर झमाझम बारिश में, साजन तू क्यों दूर झमाझम बारिश में। और ये भी देखें कि कोई खोया याद में, कोई बाहों में, और कोई खोया याद में, कोई बाहों में। ये कैसा दस्तूर झमाझम बारिश में, ये कैसा दस्तूर झमाझम बारिश में। और ये भी देखें, क्योंकि एक नारी प्रधान रचना है, इसलिए मुझे लगता है कि उनको ज्यादा पसंद आएगी। कि चूड़ी है मुँह जोर तो दीवानी, और चूड़ी है मुँह जोर तो बिंदिया दीवानी। बातूनी सिंदूर झमाझम बारिश में, और चूड़ी है मुँह जोर तो बिंदिया दीवानी, और चूड़ी है मुँह जोर तो बिंदिया दीवानी। बातूनी सिंदूर झमाझम बारिश में। और ये पंक्तियां खास तौर से देखें कि आज किसी का मन वीणा तन बांसुरिया, और आज किसी का मन वीणा तन बांसुरिया। सांसें हैं संतूर झमाझम बारिश में, और आज किसी का मन वीणा तन बांसुरिया। आज किसी का तन बांसुरिया, सांसें हैं दूर झमाझम बारिश में। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये आमंत्रण भोपाल वालों के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दिन रात जैसे गंगा के किनारे हमारा हरिद्वार है, वहाँ के पंडित होते हैं, पंडे होते हैं, लेकिन भोपाल में झील के किनारे सारे लोग बसते हैं। लेकिन जितने बाहर के इनके श्रोता हैं, मुझे बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। मैं अवनीश
सिंह चौहान को भी उसमें आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं 2 पंक्तियां सबके लिए दे रहा हूँ कि आंखों की ये झील निमंत्रण देती है, और आंखों की ये झील निमंत्रण देती है, आंखों की ये झील निमंत्रण देती है, आना आप हुजूर झमाझम बारिश में, वो नदिया नाले बारिश में, साजन तू क्यों दूर झमाझम बारिश में। और ये 1-2 शेर और देखें कि मौसम पानीदार हवाएं बर्फीली, और मौसम पानीदार हवाएं बर्फीली, देह मगर तंदूर झमाझम बारिश में। देखिए बिजली चली गई, मौसम पानीदार जैसे हुआ, लेकिन मैं आपके सामने हूँ। देखिए मेरे मित्र दिनकर पाठक ने ये लाइट जला दी है अपने मोबाइल की। दार हवाएं बर्फीली, और मौसम पानीदार हवाएं बर्फीली, देह मगर तंदूर झमाझम बारिश में। और ये मेरी पूरी गजल की, इस हिंदी गजल की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो बेसब्री से लोग सुनते हैं। आपकी झोली में डाल रहा हूं। अगर यहाँ पर कोई वकील बैठा हो तो वो ये देख ले कि श्रृंगार रस का कवि कानून की भाषा में श्रृंगार रस का इस्तेमाल कैसे करता है। आइए मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने कि कई दिनों से प्रेम याचिका लंबित है, ओ कई दिनों से प्रेम याचिका लंबित है, ओ कई दिनों से प्रेम याचिका लंबित है, अब तो कर मंजूर झमाझम बारिश में, और कई दिनों से प्रेम याचिका लंबित है, ओ कई दिनों से प्रेम याचिका लंबित है, अब तो कर मंजूर झमाझम बारिश में। और ये गजल की आखिरी पंक्ति, और प्यार तेरा भोपाल में गुमसुम है, और प्यार तेरा भोपाल में गुमसुम है, तू बैठा मैसूर झमाझम बारिश में, और नदिया नाले पूर झमाझम बारिश में, ओ साजन तू क्यों दूर झमाझम बारिश में, झमाझम बारिश में। ठीक 6 बज रहा है। पूरा 1 घंटे का रचना पाठ आपने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। मैंने आपके साथ चलने की कोशिश की। मुझे पता नहीं है कि मैं सफल हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, लेकिन एक बार मैं आप सबका इस 1-2 मुक्तक के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कुछ तो मन को उदास रहने दो, कि कुछ तो मन को उदास रहने दो, दिल में दुख का निवास रहने दो, तृप्त होना तो एक समापन है, अपने ओठों पे प्यास रहने दो, अपने ओठों पे प्यास रहने दो। एक मुक्तक और कि सर किसी का आज कांधे पर टिका है, कि सर किसी का आज कांधे पर टिका है, और जिंदगी कल शत्रु थी अब प्रेमिका है, और कांच की अलमारियों में बंद रखना ये घड़ी एक प्यार की स्मारिका है, ये घड़ी एक प्यार की स्मारिका है। बहुत बहुत आभार हरिवल्लभ शर्मा जी और अवनीश सिंह चौहान जी, आपके आमंत्रण को एक बार फिर मैं नमन करता हूँ। जितने लोगों ने सुना है इस पेज पर, जितने भी लोग सक्रिय हैं, जिनकी भूमिका रही है, उनको एक बार फिर प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।